हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कपिल तिवारी और आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। और वो है कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, ये एग्ज़ाम मैंने भी क्रॉस किया है और सेकंड स्टेज तक भी जाके आया हूँ। जैसे ये मेरा सेकंड स्टेज का एडमिट कार्ड था और ये फर्स्ट स्टेज का मेरा रिजल्ट है, जैसे कि ये। अच्छा, इसमें मार्क्स नहीं बताए जाते, ठीक है। सिर्फ इसमें आपको बता दिया जाता है कि आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और ये सेकंड रिजल्ट आता है लगभग 1 महीने के अंदर ही। एग्जाम के 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद जो है आपके लिए सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि ये रहा मेरा सेकंड स्टेज का जो है एडमिट कार्ड है पूरा। मैं जाके आया हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से रहता है, इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ रहता है, आपको क्या क्या ले जाना होता है, क्या क्या नहीं, ये सब सब चीज़ें बात करेंगे अभी नोटिफिकेशन में अपन। लेकिन ये जो है मैं खुद नोएडा जाके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आपको कोविड-19 के लिए एक वो फॉर्म रहता है। चलिए, तो हम जो है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो है जो नोटिफिकेशन निकला है ग्राउंड ड्यूटी के लिए, टेक्निकल टीम के लिए, और ठीक है, और मैकेनिकल और टेक्निकल टीम के लिए। टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी, और ये मैकेनिकल टीम्स के लिए भी, ठीक है। और ग्राउंड ड्यूटी तो है ही। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर जैसे आप कभी नेवी में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप कोस्ट गार्ड में जा सकते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। और अब चलिए बात करते हैं ग्राउंड ग्राउंड ड्यूटी की, इसकी एलिजिबिलिटी, सैलरी वगैरह कैसे क्या प्रोसेस है, सब कुछ सारी 1 to स्टेज 5 तक सारी बात करेंगे। इसमें कितना पेमेंट है, आपको क्या क्या फैसिलिटी है, जैसे क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में, मैंने एग्जाम कैसे निकाला, किस प्रिपरेशन से निकाला, और इसमें कितना मतलब कितना टाइम लगता है। मतलब आपको अगर आप सिलेक्ट होते गए ना तो आप दिसंबर में आपको जो है पोस्टिंग मिल जाएगी, वो 56,000 रुपये आपके अकाउंट में आने लग जाएंगे ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है सब कुछ, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो है एज 21 से लेके 25 साल, और ये दोनों डेट जो है इंक्लूड होनी चाहिए। 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2003 तक, दोनों डेट इंक्लूड है। अगर आप इन दोनों तारीख को भी पैदा हुए हैं, किसी भी एक को, मतलब दो में तो क्या ही हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। और सर्विंग कैंडिडेट आर्मी नेवी और एयरफोर्स के इक्विवेलेंट में, अगर उसी उसी कोस्ट गार्ड के इक्विवेलेंट में अगर उस पोस्ट पर कोई है तो वो भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। अच्छा, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है अभी, ठीक है। अभी क्या मतलब हर बार नहीं होती ग्राउंड ड्यूटी में कोस्ट गार्ड में। तो जैसा नेवी में वैसा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो या तो वो डिग्री उसकी मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 60% होना ही चाहिए। उसके साथ साथ ही 11 ट्वेल्थ में जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, और 55% उनमें होना ही चाहिए एनी हाउ, तभी आप जो है इसका फॉर्म डाल सकते हैं। और वहाँ पे पूछेंगे, उसके बाद अगर आपने गलत भी डाल दिया तो वहाँ पे चेकिंग में आपको निकाल दिया जाएगा। तो भाई सारे डॉक्यूमेंट अगर 60% से ऊपर हो तो ही आप फॉर्म भरना, वरना बेफालतू में फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और वहीं अगर ये मैकेनिकल टीम के लिए अगर आपने इंजीनियरिंग की है इन सभी फील्ड में, ठीक है, मेटलर्जी हो गया, इन सभी फील्ड में, तो आप जो है इन दोनों तीनों के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी अब इसके अलावा जो बात कर लेते हैं, मिनिमम परसेंटेज के लिए, अगर किसी भी कैटेगरी में, जैसे आप 59.9 भी है ना तो भी नहीं चल पाएगा, आपको 60% पूरे प्रॉपर चाहिए, 60-61 चाहिएगा। 59.9 भी अलाउ नहीं है, तो किसी भी फिराक में मतलब ऐसा मत रहना। अच्छा, और उन्होंने जो है ग्रेड पॉइंट जैसे उन्होंने बता रखा है, अगर 61 पॉइंट से 60.5 तक है तो उसको 60 ही माना जाएगा, और 5 से आगे है तो 61 माना जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरते टाइम 59.9 भी नहीं चलेगा, आपको 60% ही चाहिएगा, ठीक है। और SC ST के लिए अपर एज रिलैक्सेशन है 5 साल की, ठीक है। अगर नॉन क्रीमी लेयर में आता है OBC, ठीक है। और ये जो रिलैक्सेशन है, 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। ऐसे कैंडिडेट एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिग्री मार्क्स एंड नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, 11 ट्वेल्थ में तो जो है 5%, ग्रेजुएशन में 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, लेकिन ट्वेल्थ में तो आपको चाहिए ही है 55%, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है भाई, CBSE का जो CGPS है, जो परसेंटेज में बदलने का जो फॉर्मूला है, जैसे मोस्टली 9.5 से, अच्छी यूनिवर्सिटी में सभी 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपकी डिग्री में नीचे लिखा होना चाहिए, मतलब एक तरीके से, मतलब कंप्लीटली रिटर्न फॉर्म में चाहिए उनको, ठीक है। ठीक है भाई, जिससे ने अगर पोस्ट इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो वो भी चलेगा। और डिग्री में उनको सबको नाम दिया तो आप डिग्री प्रोविजनल ले जाइए या फिर डिग्री ले जाइए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिक्सिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स और एग्जामिनेशन डिसाइडेड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और लिस्ट। अच्छा, कितने बच्चे अंदर जाने हैं, ये सब सेकंड स्टेज पे कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, वैकेंसी में इन्होंने अभी कोई यहाँ पे वैकेंसी नहीं दी है, लेकिन मैं आपको सच बात बता दूं, अगर इनको कैंडिडेट जमता है तो इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन लिमिट मतलब जो है एक
आप 100 बच्चे अपेयर होते हैं अगर पीएसबी में, ठीक है, सेकंड स्टेज के लिए, तो वहाँ से आप 20 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, उनमें से भी एक तो ही रिकमेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्राइटेरिया का कुछ नहीं, इनको अच्छे बंदे चाहिए, अगर आप एक से ज़्यादा भी होते हैं तो वो आपको बिल्कुल लेते हैं अंदर, ठीक है। उसके बाद एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, विड्रा डिसिप्लिन, आप अच्छा किसी भी सर्विस में और आपको जो डिसिप्लिनरी ग्राउंड से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, मतलब आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। आप अरेस्ट नहीं हुए हो, ऑब्वियसली अगर आप अरेस्ट हो गए हो तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है भी नहीं वैसे भी, और क्रिमिनल केस में चार्जेस में आप जो है इन सब पुलिस थाने वगैरह इन सब में नहीं फंसे हुए हो, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में जो भाई अपीयरिंग की बात होती है, तो फाइनल ईयर वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनल सेमेस्टर ऑफ डिग्री कोर्स आर येट टू पास फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो फिल द आल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड द कैंडिडेट शुड नॉट हैव, मतलब इससे पहले किसी में भी आपके बैकलॉग वगैरह नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और इस तारीख से पहले आपकी डिग्री हो जानी चाहिए, ठीक है। ये कुछ और चीज़ें हैं जो आपको कोर्सेज के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इनका, ठीक है, देख लेते हैं। तो एक से लेके 5 स्टेज होती है, और सबसे पहली स्टेज 1 जो होती है उसमें एक एग्ज़ाम होता है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था ना, अभी 2022 20 या 22 से पहले आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही एसएसबी के लिए बुलाए जाते, जैसे आपके ग्रेजुएशन में आपके 60% है तो आपको जो है पीएसबी के लिए बुलाया जाता था, ठीक है, और वहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन धीरे-धीरे जब अवेयरनेस बढ़ी, तो बच्चे जो है इतनी मात्रा में जाने लग गए, बहुत सारे बच्चे होने लग गए, तो फिर उन्होंने एग्ज़ाम कर लिया था कि भई कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट ही आए, क्योंकि हर कोई एग्ज़ाम भी पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं स्टेज 1 की। इसमें 4 सब्जेक्ट का पेपर होगा, इंग्लिश, रीज़निंग, ठीक है, न्यू मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, ठीक है। अच्छा, 25-25 क्वेश्चन चारों के आएँगे और 2 घंटे मिलेंगे आपको। आराम से ईज़िली पेपर हो जाता है, पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता, ईज़िली पेपर होता है, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 1 नेगेटिव मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 2 घंटे का पेपर होता है, आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं। 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट में, आराम से आपके पास टाइम है। आराम से पेपर होता है, इतना कोई टफ नहीं होता, अगर आपने थोड़ा भी सीजीएल वगैरह की तैयारी की है तो आराम से आपका पेपर होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो स्टेज 1 में क्लियर होते हैं, मतलब 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ ही जाएगा एनी हाउ, अगर आपने इस महीने एग्जाम दिए तो अगले महीने आपका रिजल्ट नेक पक्का है। अच्छा, ऑल कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 1 विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन स्टेज 1, मतलब मेरिट लिस्ट बनती है, और जो फर्स्ट स्टेज में जितने आपने मार्क्स लिए, मतलब आपके मार्क्स आए इस एग्जाम में, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है, और एक तरीके से मतलब कट ऑफ निकलता है। कट ऑफ के बाद अगर आपके पास मार्क्स होते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है स्टेज 2 के लिए, ठीक है। मेल आ जाता है आपको, ठीक है, जो मैंने अभी बताया ना आपको, जैसा वो जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताया मेरी, वो चीज़ हो जाती है, मतलब आपको भी वैसा मेल आ जाता है पूरी। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ये रहा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है क्या। स्टेज 2 क्या होता है ना, पीएसबी। अच्छा, बस पीएसबी क्या होता है, जैसे आपको 4 सेंटर मिलते हैं स्टेज 2 के लिए, पीएसबी के लिए सिर्फ 4 सेंटर क्या है ना, आपको वहाँ पे जाना होता है, और स्क्रीन इन वाला जो प्रोसेस होता है सेम यही होता है, नोएडा, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 सेंटर में जो है इनके स्क्रीन इन का सेकंड स्टेज का जो है टेस्ट लिया जाता है। अच्छा, मैंने नोएडा ही चूज़ किया था, और सेकंड स्टेज के लिए तो सिर्फ नोएडा ही हेडक्वार्टर में ही इनका टेस्ट होता है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज में पीपीडीटी होता है, ठीक है, मतलब एक तो आपका जो नॉर्मल जो टेस्ट लिया जाता है, जो सीबीसी वो जो टेस्ट होता है क्वांटिटी कंप्यूटराइज में, जो बैटरी टेस्ट जो होता है वो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो आपका पीपीडीटी होता है, वो मेन तो पीपीडीटी होता है, देखो पीपीडीटी से ही स्क्रीनिंग होता है। मैं गया था तभी बहुत ज़्यादा भसड़ मच गया था, ठीक है, तो चलता है वो तो खैर। अच्छा, अब उसी के बाद जैसे ही आप सुबह सुबह जाते हैं वहाँ पे, जैसे आप नोएडा में गए तो आपको एंट्री देते हैं, जैसे नोएडा की बिल्डिंग है, ठीक है, ये नोएडा की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आपको लाइन लगानी होती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट सुबह मिल जाते हैं, और यहाँ से फिर आपको अंदर जाते हैं। सबसे पहले आपके जो है आपके एक एंट्री पास बनता है, ठीक है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं पहले नॉर्मली, और उसके बाद आपके यहाँ पे ऊपर भेज दिया जाता है आपको एक रूम में, ठीक है, वहाँ पे आपको लाइन से बिठाया, और यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट होता है, उसके बाद आपको पीपीडीटी के लिए भी अलग अलग रूम से आपके ग्रुप बना के आपको पीपीडी चेस्ट नंबर अलॉट करते हैं, उसके बाद पीपीडीटी आपको पीपीडीटी के लिए दे देते हैं, और नाश्ता वगैरह का टाइम मिलता है आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, फर्स्ट पर टाइम पे तो सिर्फ आधार कार्ड और यही रिजल्ट और ये देखेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं ऐसे फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, मतलब स्टेज 2 जिसे स्क्रीन इन कहते हैं, तो उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन शाम में होता है, और उसके बाद ठीक है सेंटर अलॉटमेंट किया जाता है, तो जैसे भी आप अगर सेंटर अलॉट करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेज 2 क्या हो गया फिर, एफएसबी जैसा रहता है, 5 दिन का प्रोसेस रहता है भैया। अच्छा, इसमें जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ भी होगी, जो कॉन्फ्रेंस आउट। अच्छा, इसी दिन मालूम रिजल्ट सेम डे आ जाता है इनका,
ठीक है, स्टेज 2 का। उसी दिन से हम जो मेडिकल, फिर उसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको भेजा जाता है स्टेज 4, मतलब यहाँ तक जो आपकी स्टेज 3 कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे रिकमेंड हो जाते हैं, अगर जो रिकमेंड हो जाता है उसको मेडिकल टेस्ट के लिए, बाकी सारे भैया अपने और बिस्तर उठा के घर चलो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये है, इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में, स्टेज 1 अगर आज हुआ तो ये सिर्फ एक दिन का रहता है, उसके बाद आपको लगभग 1 महीने का टाइम देते हैं, 1 महीने 2 महीने जो भी टाइम रहता है, उसके बाद स्टेज 2 होता है। अदर अदर दूसरी जगह एयरफोर्स में हो गया या फिर सीडीएस में, इनमें सार पांचों ही दिन एक साथ होता है, या तो आप स्क्रीन इन हो गए तो आपको लगातार पांचवें दिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, फिर सिलेक्ट रिकमेंड हो गया। दूसरा इसमें जो है आपको टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इसमें अच्छा फायदा भी है आपको। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, आपको जो भी इनकी मेडिकल क्राइटेरिया वो पूरा करना होता है। ठीक है, और आपका जो इंडक्शन है एजीमाला आयन है, एजीमाला में होता है, आपकी वहीं पर ट्रेनिंग वगैरह होती है। ऐसे ही ये सब चीज़ें आपके काम की। अच्छा, अब इसके बारे में आप पैसे वगैरह की जो इनका क्या है वो सब भी बात कर लेते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन सब कुछ 1 1 महीने के अंदर होता है, और बिल्कुल एग्जैक्ट तारीख भी दे रखी होती है यहाँ पे, मतलब सब कुछ फिक्स तारीख दे रखी होती है। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 फेब से चालू है, जो 28 फेब तक चलेंगे 2024 तक। ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, तो फॉर्म भरने में बेटर रहेगा आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। ठीक है, ये सब कुछ वापस ये दे रखा। ठीक है, आगे बढ़ता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये सब कुछ चीज़ें। इमेज के बारे में भी आपको कैसी इमेज रखनी है, डेट ऑफ बर्थ, अच्छा ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा फॉर्म सोच समझ के वो देख के ही भरें। अच्छा, पीएसबी में जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, 10th की मार्कशीट ले जानी है, 12th की मार्कशीट ले जानी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और आपको उसमें जो है प्रोविजनल भी ले जाना पड़ेगा। अगर आपकी ग्रेजुएशन होगी है तो प्रोविजनल ले जाना ही पड़ेगा, या फिर डिग्री ले जानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ बनवा के रखें। अगर आप पायलट है तो सर्टिफिकेट चाहिएगा, एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अपलोडिंग के लिए आप सब कुछ, आपको जो है फोटो वगैरह 100 KB तक के चाहिए, और थंब सिग्नेचर और फोटोग्राफ चाहिए। और इसमें क्या है ना, फोटोग्राफ ऐसा चाहिएगा जिसमें आपको नाम और डेट भी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। फीस जो है इसकी 300 रुपये है। ठीक है, और SC ST के और कैटेगरी वालों के लिए फीस नहीं है, इसमें फ्री फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम इसमें जो है एक चीज़ और ये है कि स्टेज 1 में अगर ट्रेवल एक्सपेंस मिलता है, अगर आप SC SC कैटेगरी से हैं और आपको 30 किलोमीटर से ज़्यादा आपका सेंटर पड़ता है, तो आप सेकंड AC के टिकट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सेकंड AC में जाइए बिंदास, आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए भी पैसा मिलेगा। तो क्या ही चाहिए, मतलब सेकंड AC का किराया आपको मिलेगा इसमें, तो बहुत ही अच्छी बात है। और पीएसबी में अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर सारी कैटेगरी को अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं पीएसबी के लिए, तो यहाँ पे आपको पूरा पैसा मिलेगा सेकंड AC तक का। और जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा, वो उनके कितने भी अटेम्प्ट को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एग्जामिनेशन सिटीज़ 30 किलोमीटर हो या फिर मतलब हो जाती है। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है बड़ी बड़ी सिटीज़ तो होती है एटलीस्ट, आपकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पूरी तारीख दे रखी है इसमें, स्टेज 1 के लिए स्टेज 2 मई 24 में हो जाएगा, स्टेज 3 जून और अगस्त में हो जाएगा, स्टेज 4 जून और नवंबर में हो जाएगा, स्टेज 4 स्टेज 5 एंड ऑफ दिसंबर। मतलब आप दिसंबर तक अगर आप सिलेक्ट होते जाते हैं, मेडिकल आपने पास कर लिया, तो आपको जो है दिसंबर में है आप ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे। ठीक है, इंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और स्टेज 1 लॉगिन कर, मतलब जो है स्टेज 1 के लिए सेंटर डिसाइड करना पड़ता है 10 दिन से पहले। जैसे आपका स्टेज 1 का रिजल्ट आता है, स्टेज 2 के लिए जो आपको सेंटर चूज करना होता है, ठीक है, उसी दिन विंडो खुल जाती है। ठीक है ना भाई, ये चीज़ें ले जानी होती है। स्टेज 2 में भी अभी जो बात करी हमने, ये 12 फोटोकॉपी, कलर पासपोर्ट, ये सब कुछ जो है स्टेज 2 के लिए ले जाना होता है हमें। जैसा कि SSB में होता है ना, ये सब कुछ चीज़ें आपको ले जानी ही होगी, मतलब आपकी जितनी भी डिग्री आप सब कुछ कंप्लीट रख के करके रखें। फोटोज चाहिए रहते हैं आपको, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। अच्छा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना, या तो पुलिस से बनवा सकते हैं, या फिर आपकी स्कूल डिग्री, या फिर गेजेटेड ऑफिसर से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम मेडिकल की बात कर लेते हैं अपने। इसमें मेडिकल स्टेमिन मेडिकल का भी चाहिए रहता है सब कुछ। ये स्टेज 5 होता है इंडक्शन के लिए, इसमें भी सारे डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट तो आपको सारे बार बार चेक किए जाएंगे, इनमें थोड़ी सी भी कमी नहीं चलेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ता है। मेडिकल आपकी अगर हाइट, अगर असिस्टेंट कमांडेंट GTO टेक के लिए अगर 100 सेंटीमीटर मिनिमम है तो ही आप इस फॉर्म को भरें, वरना रहने दें, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छा तगड़ा तरीके से जो है मतलब मेडिकल होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं चलेगा कि भाई हमारी थोड़ी सी भी कम नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है, 6x6 विदाउट क्लास चाहिए आपको, और ये सब चीज़ें है। ठीक है, अच्छा, आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो होती है, पैसे की बात कर लेते हैं। ठीक है, रीजन फॉर रिजेक्शन ये, ठीक है, आप किसी भी गलत तरीके से अगर चीटिंग में पाए जाते हैं तो भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, वो सब बातें। चलिए, अब जो इनके पार्क्स है और ये सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की लेवल 10 की सैलरी होती है, देख रहे हो आप, लेवल 10 की 56,100 से स्टार्टिंग सैलरी होती है, बेसिक पे होता है। मतलब आपको 80,000 90,000 से लेके 1,20,000 तक तो आपको बेसिक सैलरी मिलने ही वाली है। अब सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये सैलरी देखो आप यहाँ तक जाते जाते, उसके लिए यहाँ तक आप पूरा पहुँच नहीं पाएंगे, मतलब ठीक है चलता है। तो
यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा आप सैलरी का बेसिक पे देखिए, लेवल 17 तक जाती है आपकी सैलरी। अच्छा, उसके बाद जो है अदर बेनिफिट्स क्या होता है, मेडिकल कवर फॉर योर सेल्फ एंड फैमिली, और जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी मेडिकल कवर फ्री मिलता है, ठीक है। अच्छा, आपको फर्निश्ड गवर्नमेंट फर्निश्ड एकोमोडेशन मिलता है सेल्फ और फैमिली के लिए, हाउस रेंट मिलता है, ठीक है। 45 दिन की जो लीव मिलती है और 8 दिन की कैजुअल लीव्स मिलती है, ठीक है। और ट्रेवल का जो कंसर्न, मतलब आपको ऑलमोस्ट फ्री घूमना मिलेगा आपको पेरेंट्स को, और आपको बिल्कुल फ्री, मतलब आप देख रहे हैं। और इंश्योरेंस मिलेगा 1.5 करोड़ का, प्रीमियम होगा, मतलब 1.5 करोड़ तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कुछ भी हो जाता है आपकी फैमिली के लिए। पेंशन स्कीम के लिए या कुछ कैंटीन फैसिलिटी जिसके लिए लोग मरते हैं, कैंटीन फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। बच्चों के लिए पढ़ाई वढ़ाई प्रोविजन, राशन वगैरह सब कुछ फ्री, मतलब एक बार आप सिलेक्ट हो गए ना, सब कुछ फ्री है, फिर सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं। और यही जैसे अभी मेरा स्टेज 2 भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये स्टेज 2 का मेरा था, यहाँ पे भी सब कुछ दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से वही, अगर आपको बनना है ऑफिसर तो जैसे इसमें आप जा सकते हैं और आप फॉर्म फिल करें, ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आता है। ट्राई जरूर करें। ये रहा मेरा रिजल्ट, ये रहा मेरा रिजल्ट, ठीक है। ये स्टेज 2 का रिजल्ट है। तो अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।